अगेन जो टॉपिक्स आपके पास जो दिए गए, जो अभी आपने नहीं पढ़े, वी विल स्किप दैट, वी विल ओनली सॉल्व दोज टॉपिक्स जो आपने कवर कर लिया है. ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड 2019 पेपर. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइव्ड इन द केमिस्ट्री. दैट वाज द, हाँ, तो उसे भी हम कवर करेंगे. ठीक है, एक्चुअली में उसमें भी मैंने जो लास्ट में दो क्वेश्चन छोड़े थे वो भी आपके सिलेबस में नहीं कवर हो रहे थे. एक शायद हो रहा था, एक रह गया था, तो वो विल कवर दैट टू. ठीक है, बट अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक सेशन और लेना होगा. जो आपके पोर्शन बच गए तो हम वैसे करते चलेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है. प्लीज़ आप इसे ट्राई करके देखिए. दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट? हाँ, मैं पीडीएफ आपको सेंड किया था लास्ट टाइम, मिला नहीं क्या आपको? ओके ठीक है, मैं खुद सेंड कर दूंगा. मैं आपके ग्रुप में आके आपके सेंड कर दूंगा. प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये रिएक्शन कहीं देखी है आप लोगों ने? रिएक्शन लिख लिए, एक ऑप्शन नीचे भी है इसका, प्लीज़ इसे भी देख लेना. ओके, बॉम्बे. ठीक है, बाकी लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? शायद बी होगा. शायद क्या, एक्चुअली में इट्स बी. ठीक है, अच्छा, चार शिफ्ट करके आप लोगों ने देखा. ठीक है, एक्चुअली में इट इज बी. बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन एंड हैव यू एवर स्टडीड इट? बॉम्बे इज करेक्ट. इस रिएक्शन का नाम क्या है? इट्स नॉट रीमोटिमन. ये आपने सर अल्काइल हैलाइड में ही पढ़ा होगा अभी, हैलोजन डेरिवेटिव्स में. इट इज अ वेरी फेमस रिएक्शन, शायद आप इस तरह से पहचान जाए. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये कौन सी रिएक्शन जिसमें CH, कलर क्या होता है एटोफॉर्म का? येलो. येलो PPT. एक्चुअली में गौर से देखो, ये CBr3 यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, जब रिएक्शन कराते हो ना बीच में, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उस बीच में ये बनता है लाइक दिस. 3 मोल जब रिएक्शन कर जाते हैं ये बनता है. इसके बाद आपको मैकेनिज्म अगर याद होगा तो OH माइनस क्या करता था, इस पर अटैक करता है, O पे माइनस शिफ्ट होता है, वापस आता है और बॉन्ड तोड़ता है. ये बीच में बना हुआ आपका रिएजेंट है. आप देखो यहाँ पे, इस केस में मैं इस रिएक्शन पे आता हूँ, एग्जैक्टली इस रिएक्शन से लिखता हूँ, तो होगा क्या, PH CO, आफ्टर दैट CBr3 दे रखा है. अब आप मैकेनिज्म अगर याद नहीं भी है तो मुझे बस ये बताओ, OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस बेस है या एसिड है? मतलब पहले बेस.
बेस का रोल होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, इस रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है कहीं भी। तो अगर बेस में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलता है, इन दैट केस द बेस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। एंड एज यू नो, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर ये रोल प्ले करेगा ना, तो ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। कार्बन लेकिन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। ठीक, तो क्या करेगा? अपने पाई बॉन्ड्स जो लूजली बॉन्डेड उसको तोड़ देगा। ओ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, एक्चुअली में लिखने की मुझे वैसे जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। CBr3OH। अब एक्चुअली O पे माइनस भी स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, आयन है। ये वापस पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा। तो CBr3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, C-Br3 ये बहुत स्टेबल है, ये आपका कार्बन आयन ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन। और साथ में क्या बन गया? PHCOOH। इन दोनों में फिर क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन आप कराएंगे। ठीक है, तो दिस विल गिव यू बॉम्बे, बी आंसर है। तो इट इज, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट, आइडोफॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, इट विल बी कॉल्ड एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है अगेन, इसलिए आपको एग्जाम्स में दिख जाता है। ठीक है, इट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो। Na+, हाँ, ये एसिड बेस जब रिएक्शन हो जाएगी, मैंने उसके बाद आयन को बैलेंस करने के लिए हमेशा कटायन है सॉल्यूशन में, आयनिक बॉन्ड को हमेशा आयन फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, पहले एसिड बेस रिएक्शन आप करा देंगे। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा? PHCOO-। ये इसलिए क्योंकि बेंजोइक एसिड एक काफी स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां बन जाएगा CHBr3। ठीक है, अगेन CHBr3 का PPT ही बनना है, तो बस याद क्लिक करना चाहिए था, और नहीं क्लिक करता है तो ये समझना चाहिए पहले हमेशा बेसिक कैरेक्टर चेक करो। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करो। अच्छा सवाल था, एक्सपेक्टेड सवाल रहता है ये। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए इसको बताओ, अमॉन्ग द फॉलोइंग आपको SN1 का रेट बताना है। सिंस ऑर्गेनिक आप कर रहे हो, प्लीज। सेकंड एंड थर्ड किसने बताया? प्लीज। ओके श्वेता, चलो 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 चलो। अरे वाह, या दैट इज द, आई थिंक दैट इज द बेस्ट मेथड। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड एक्चुअली में। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, बट ओवरऑल आप ये देखो, ये पता है कि ब्रिजहेड पे कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू विच रूल? एक रूल है उसका जिसको कहते हैं हम लोग ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल का कहना यह है कि ब्रिजहेड पे कभी भी आपके पास नहीं आता है कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो ऑप्शंस अगर देखोगे तो ए में भी वो दिया है, बी में भी दिया है, डी में भी दिया है। ये बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। एलिमिनेशन इसमें फास्ट है, ऐसा करने में आपको हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। बाकी अगर ऑप्शन आप रीड नहीं भी करते, इसको रीड करते तो क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल यू हैव टू बी बिट प्रिपेयर्ड मेंटली। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं। ठीक है, बट स्टिल मैं बाकी ऑप्शन बता देता हूँ। ये 3 डिग्री है तो यस SN1 जाता है। 3 डिग्री वैसे भी मैक्सिमम ही होता है SN1। ठीक है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पे लगा हुआ ब्रोमीन, तो ये भी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होगा, ये वैसे ही बताया जाता है जब अराइल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इन दैट केस आपके पास अगर अल्कीन है, उस पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आसानी से वो SN1 करे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
sp2 कार्बन। यहाँ बेंजीन नहीं ये बनाया है, अल्कीन है, बट ये सेम रोल प्ले करेगा। sp2 पे आप कभी भी SN1 कराने की कोशिश करेंगे तो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यस, द आंसर इज सी। एलिमिनेशन बेटर वे था, ठीक है, एलिमिनेशन फास्टर वे था एक्चुअली, तो दैट इज गुड श्वेता। दिस क्वेश्चन अगेन अभी आपने पढ़ा नहीं है, आई जस्ट टेल यू, डिवाल एच इज नथिंग बट अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मैं अभी बता, बिल्कुल, ये वैसे जनरली हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स और साइनाइड पढ़ रहे होते हैं। इन दोनों को क्या करता है, ठीक है, एस्टर को एंड साइनाइड को ये रिड्यूस करता है, बिल्कुल, एस्टर साइनाइड इनटू अल्डिहाइड। सिंस कार्बोनाइल आई थिंक आपका भी तो स्टार्ट अगर हुआ भी होगा तो बहुत कम हुआ होगा, बट दिस इज द मेथड। तो अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप ये समझ लें कि जो भी एस्टर ग्रुप है और जो ये साइनाइड ग्रुप है, इन दोनों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, ये ऑप्शन ए, ये CHO बना दो आप, ये नहीं बच्चा, यहाँ साइनाइड है, मैंने बोला साइनाइड को भी रिड्यूस करेगा, डी, अच्छा नहीं बच्चे ये एसिड है, तो ये वाला नहीं जाएगा, ये सही था, तो आंसर ए इज करेक्ट। बट अगेन सिंस अभी आपने अल्डिहाइड कीटोन्स शायद पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो अगर एक सवाल नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए लिख दिया है तो इसमें लोड नहीं लेने का, कि रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने काफ़ी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, तो डिबाल इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, बट अभी आपको अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ना है, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ता हूँ। This is very good question and it's one of the most easiest question too. Okay. Okay. So what is the answer? Calgon. Delhi. The name of this compound is calgon. बाकी जो प्रोसेसेस है वो टेम्पररी हार्डनेस हटाते हैं, परमानेंट नहीं हटाते। हीट करो, दैट इज बॉइलिंग, या फिर सोडियम एसिटेट से रिएक्शन कराओ, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स करो, तो टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव करते हैं। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। केमिस्ट्री में फ़ायदा होता है, इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस जब आते हैं तो आता है तो हार्डली 2 सेकंड में होगा, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसलिए केमिस्ट्री इज स्कोरिंग। अगेन दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी टू ऑप्शंस। ओके, दिस इज अम्यूनेटेड। एक्चुअली में जो कलर आता है, वैसे इसने कलर की बात नहीं की है, इसमें कलर आता है, ये इसका एक कलर होता है, दैट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है, इसको हम अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ब्लू कलर सॉल्यूशन ये रहता है। एक्चुअली पैरामैग्नेटिक जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे लाई इन द विजिबल रीजन, तो कोई ना कोई कलर दिखा रहे होते हैं। कलर किसी भी कंपाउंड में शो होने के कई सारे रीजंस होते हैं, उसमें से कुछ तो आपको पता होंगे। एक तो पैरामैग्नेटिज्म एक रीजन है कलर होने का, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन शो कलर। उसके अलावा आपको रीजन पता है क्या? आउट ऑफ द टॉपिक, ये आपको पता है, इस ब्लॉक का ही सवाल था, ये आपने कर लिया होगा। मैं कलर का बता रहा हूँ, एक तो पैरामैग्नेटिक हो तो कलर दिखाता है, उसके अलावा तो जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो डी डी ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जब जंप करता है तब भी कलर आता है, ठीक है। थर्ड, एमओटी पढ़ा आप लोगों ने? व्हाट इज होमो? होमो, लूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा बात सुना आपने? हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? नो नो नो। मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो H2 का आप बॉन्ड बनाओ, ठीक है, तो नीचे आप क्या लिखते हो? सिग्मा 1s, और ऊपर क्या लिखते हो? सिग्मा 1s स्टार। तो जो नीचे इलेक्ट्रॉन जिसमें डाले जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ये ऊपर खाली डब्बा दिया है ना, इसको कहते हैं लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आखिरी में गया उसको होमो कहते हैं और ऊपर वाले को लूमो कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा वापस सर बता दें तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जंप करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते रहते हैं, मतलब होमो से लूमो, लूमो से होमो जाते रहते हैं। तो एक्चुअली उसके चलते भी कलर आता है। ये तीन मेजर रीजन होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर, डीडी ट्रांजिशन एंड होमोलूमो ट्रांजिशन। आगे तो मैं ये भी आपको बता सकता हूँ एक और रीजन भी होता है, एफएफ ट्रांजिशन भी होता है, बट काफ़ी वीक होता है। ठीक है, तो ये रीजन्स होते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कभी जब आप रिवाइज कर रहे होंगे बॉन्डिंग तो मैं आपको होमो लोमो का कंसेप्ट थोड़ा बता दूंगा। बट अभी ये बात समझ में तो आ गई ना कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दे रखे, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा था, आप चाहो तो इसको देख लेना। मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था हाइड्रोजन का, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइड्रोजन यहाँ था, तो नीचे क्या बना, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ऊपर खाली है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया था लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एमओ। ठीक है, और इसको कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ। इतनी एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन हो वो जंप करके ऊपर जाए और जंप करके नीचे भी आए। याद होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी आता है इट कैन शो कलर इन बार्मल सीरीज, लाइमन बार्मल पास। तो एक्चुअली में ये जंप होता है, ट्रांजिशन जब होता है उस समय आपका जो वेवलेंथ है, इफ इट लाइज इन द विजिबल रीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल शो कलर। तो एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, नीचे जब आ रहा होगा ना तो विजुअल रीजन में लाइक है तो कलर आ सकता है। इसको कहते हैं होमोलूमो ट्रांजिशन। वैसे डी ऑर्बिटल्स के साथ भी होता है तो डी डी ट्रांजिशन कहलाता है। वैसे एफ के साथ भी हो सकता है, एफ एफ ट्रांजिशन कहलाता है। या फिर सबसे पॉपुलर ये है पैरामैग्नेटिक दिखा तो कलर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर क्यों आता है, तो ब्लू कलर आता है ड्यू टू पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आपने शायद पढ़ी हो, इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर जिसके चलते कलर आता है। बताओ, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से एक्चुअली में एनर्जी गैप होता है। मैंने कहा ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यहाँ है और लूमो यहाँ पे, जब तक ये एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा ना। वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में उसको देंगे या फिर आपने बाहर से कोई रिएक्शन के फॉर्म में दिया, अगर नहीं मिली एनर्जी तब तक तो वो यहीं बैठा रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, फिर ये आपके स्टेटमेंट में ट्रू मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे ही पाया जाएगा। ठीक है, यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज डज नॉट कोरिलेटेड विथ दिस कलर। ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग चीजें। कलर के मैंने चार चार रीजन बताए, कलर उन चारों की चलती आती है। ठीक है, ये कलर में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करता हूँ काफी, तो कलर उनके चलते आती है। कायरलिटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, कंपाउंड में देखते हैं हम लोग। ओके, मुझे ये बताओ, ये ब्लू कलर जो आता है अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ब्लू से किस में कन्वर्ट होता है, या ब्राउन नहीं, ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज कलर आता है। क्योंकि एस ब्लॉक शायद अभी याद ना हो तो शायद आपको याद ना आए, बट रिवाइज करें तो आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कंसंट्रेशन चेंज करने से, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो उसके चलते। मेटल अमाइड भी बनता है, तो हम उतना अभी डिटेल में नहीं जा सकते, तो आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, करो आराम से। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके तो हैं एटलीस्ट। बताइए, आरएस कन्फिगरेशन पूछा है। ये आपको ज्यादा विजिबल है? ओके, ठीक है। पहले वाले का ऐसे ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अच्छा, एस एन आर आप लोग कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये एस कह रहे हैं और आर कह रहे हैं, तुम्हारा क्या आ रहा है? आर एन आर। तुम्हारा ये एस नहीं आ रहा, चलो ठीक है। करने के तरीके क्या हैं? 2 मेथड्स हैं, एक फास्ट एक स्लो है। कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया? मैंने तो आपको बताया। एक्चुअली में आप लोग क्या करते हैं, फिशर ड्रॉ करते हैं। आप में से ओके, हाँ, तो लोग क्या करते हैं, आपके पास ये कंपाउंड दिया है तो लोग इसका फिशर बनाने लगते हैं, और फिशर बनाने के बाद आप लोग करते हैं। दैट इज ट्रू, ठीक। मैं वैसा नहीं करता, मैं वैसा काम नहीं करता। मैं एक्चुअली में इसी में ड्रॉ करके चेक कर लेता हूँ, इसी में चेक करना मुझे अच्छा लगता है। आप इस पहले तो CIP रूल, कान इनगोल प्रीलॉक सिस्टम, दैट इज द रूल आई थिंक। इफ यू आप उसके हिसाब से प्रायोरिटी दो। तो प्रायोरिटी में आप देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं। सबसे पहला प्रायोरिटी 1, दूसरा ओके, थर्ड, फोर्थ इज हाइड्रोजन। सही है। अब इसमें बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा बैक होता है, पीछे की साइड रखा जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, या आउट ऑफ द प्लेन है, जबकि इसको कहाँ होना था? डैश पे, बिलो द प्लेन होना चाहिए था। जैसे कि आप जब फिशर बनाते हैं तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उसको कहाँ रखते हैं? वर्टिकल लाइन पे रखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस इतना बता दे रहा हूँ, लोएस्ट प्रायोरिटी को हमेशा पीछे रखते हैं। तो मैं एक कट कर देता हूँ, फोर्थ पीछे चला गया और फर्स्ट चला गया आगे। अब आप चेक करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से गए हम 2, 2 से गए 3 और 3 से गए 4। ये जो मूवमेंट है ये आर का मूवमेंट है, बट हमने एक चेंज किया था, याद है आपको? एक मैंने चेंज किया है, 1 को और 4 को रिप्लेस किया था। तो अगर ये आर आया, दिस विल बी एस, ठीक है। मैंने कहा था लोएस्ट प्रायोरिटी जो होता है वेज डैश में पीछे होना चाहिए, डैश पे। जैसे आप फिशर जब बनाते हैं और आर और एस निकालते होंगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी को आप बिलो रखते हैं वर्टिकल लाइन पे, शायद याद आएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल, एक्चुअली में जब आप प्लॉट कर रहे होते हैं वेज डैश को फिशर में, तो इट इज नथिंग बट वर्टिकल लाइन पे वो नीचे वाला पोजीशन जो होता है वो बैक ऑफ द साइड वेज डैश पे होता है। तो अगर आपको करना हो तो आप चाहो तो यहाँ साइड में या जहाँ भी नोट्स आपने बनाए और हमें से ये मेंशन कर दो कि इन दैट केस जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, मैं एल मान लेता हूँ, वो हमेशा कहाँ होगा? तो दिस विल बी नथिंग बट बिलो द प्लेन, पीछे की साइड आपका रखा जाएगा। उससे आप चेक करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। फिशर से भी आ जाता है। अगर ये चीज आपको याद है तो इट विल गिव यू एस, दिस विल बी एस, दैट इज ट्रू।
ऐसा आएगा। आप में से जिसका नहीं आया है तो आप प्लीज उसको दोबारा चेक कर लेंगे। ये मैंने अपना मेथड बताया जिससे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट होता है। इससे फायदा ये था कि, हाँ बताओ श्वेता। हाँ तो क्लॉकवाइज देखो, वन से टू गए, ठीक है, वन से टू की तरफ गए, टू से फिर थ्री गए, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है ना। अरे नहीं नहीं, जैसे मान लो आपके पास एक मिनट बता रहा हूँ। थोड़ा सा, क्योंकि आई डोंट हैव द मार्कर राइट नाउ। आप ये जो एच था, ठीक है, ये बाहर की साइड है, ठीक है, और नीचे जो एटम्स है CH3 और CH2OH, वो कुछ इस तरह से। एक्चुअली में बिलो द प्लेन फोर्थ को रखने का रीजन ये है, आप उसको भूल जाओ। आप ये बात पता होगी कि वो पीछे है। अब ये तीन जो एटम्स है, इसको क्या करो, ये 3D में है, आप इसको 2D में प्लॉट करो। तो जो आपके पास आगे की तरफ CH2SH है, आप इसको आगे देखो, समथिंग लाइक दिस, दिस इज CH2SH, 2D में मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट CH2OH, और लेफ्ट साइड में क्या है, CH3। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो। दिस विल बी द फर्स्ट, तो वन से गए टू की तरफ, टू से कहाँ गया, थ्री की तरफ, ठीक है, ये मूवमेंट है। तो फायदा यही होता है कि 2D में आ जाता है। तो आप जो सोच रहे थे ना कि बाहर है, अब 2D में प्लॉट करते हैं आप, ठीक है। इसलिए हमेशा बस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इट हैज टू बी ऑन द बैक साइड और ऑन द डैश, ठीक है। तो आर भी उस तरह से निकाल लोगे। अब ये बताओ, मैंने फिशर से क्यों नहीं किया सवाल को। एक्चुअली में आप जो मैंने ये विच डैश में काम किया, आप भी वही काम करेंगे फिशर में, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्लॉट इट इन फिशर प्रोजेक्शन। इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कम से कम 15 सेकंड 30 सेकंड ले जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका बता रहा था, हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपने आज तक किए हैं विच डैश के, आप इस टेक्निक से भी करके देखना, क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आसान सवाल है, बताओ। देख के ही पता चल गया, ऑक्सीजन इज पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। हाँ तो याद रहता है 18 इलेक्ट्रॉन से। आखिरी जो कन्फिगरेशन है वो कहाँ आता है, π2px x, ठीक है। तो ये आखिरी वाला आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। तो आई थिंक फ्री के मार्क्स दिए गए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में केमिस्ट्री में, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है केमिस्ट्री आसान क्यों कहा जाता है, थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा। ओके, आई थिंक दिस इज केमिकल बॉन्डिंग, अगेन इजी क्वेश्चन, 30 सेकेंड यू देख के ही हो गया। ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा आपने sp3 ठीक है, तो कुछ नया इसमें सीखने को नहीं मिला। चलो ये बताओ स्ट्रक्चर क्या है NH3 का। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनिया, पिरामिडल, और NH4+ का टेट्राहेड्रल। अब एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ PH3। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, शेप क्या होगा। तो हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे, ड्रैगोस रूल तो मैं समझ गया, लेकिन क्या लिखना चाह रहे हो आप, रूल क्या है आपको याद है कि नहीं, बस वो चेक कर रहा हूं मैं।
According to Drago's rule, hybridization is not applicable here. Pure atomic orbitals are used. तो hybridization इसमें नहीं डिफाइन कर सकते, बट शेप डिफाइंड है, शेप पिरामिडल ही होगा. The angle between the bonds will be approximately 90 डिग्री, यहाँ पे 91.7 के आसपास होता है, 91 के आसपास, ठीक है. प्योर एस ऑर्बिटर में लाई करता है, तो वही चेक कर रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया. तो क्वेश्चन तो एग्जाम में बड़ा आसान आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो, ओके, वी हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन. अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, ठीक है. आप ये सोचोगे सर इसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ये सब लिखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है. तो अभी मत अटेम्प्ट करो, विल डू दैट लेटर. या यू कैन डू दिस वन, हेनरीज कांस्टेंट. बताओ. See, solubility is inversely proportional to KH. Solubility is inversely proportional to KH. अगर ये बात याद आ गई तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. वैसे अगर मैं इसको कॉमन सेंस से करना चाहूँ तब भी मैं कर सकता हूँ. कोई बताना चाहे कैसे कर सकता था? मुझे याद कुछ नहीं है. हेनरीज लॉ भूल क्या, कैसे एलिमिनेट करोगे? नाउ मैं कह रहा हूं मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है, भूल गया. एग्जाम, यस, ये नोबेल गैस है. आर्गन सबसे लीस्ट होगा सॉल्युबल, तो वहां से भी क्लिक कर जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है. हाँ, किसी में 40 किसी में 1, नहीं समझा मैं आपकी बात. तो बच्चा पहले असाइन करोगे तब ना आप. अच्छा, द वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इन वाटर आर दिस दिस दिस, द ऑर्डर. अच्छा, आप उससे चेक कर रहे थे, ठीक है. हाँ, ये दोनों हाँ लगभग ये रहेंगे. आपको बस ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंफ्यूजन होगा. आप बी और डी उसके मेथड से एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है. तो आई थिंक हाँ, आर्गन वाला बहुत आसान था, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बताया भी. ऑप्शन एलिमिनेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन मच मोर फास्टर वे, ठीक है. किसी भी सवाल को इन द फास्टर वे सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन बहुत फास्ट होता है, एडवांस में बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है. एक्चुअली आई हैव यूज्ड दैट अ लॉट, इसलिए मैं कुछ कुछ बताता हूँ आपको. ओके, प्लीज. केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्व दिस वन. अच्छा, टेस्ट में भी आया था ये वाला पेपर. तो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज ट्वाइस, ठीक है. तो ये तो आपको याद ही होगा, आई थिंक 1/2 N2O5/dt माइनस के साथ, और उधर कहाँ जाएंगे, प्लस के साथ. तो DO2/dt. चलिए अच्छा है, आसान सा सवाल, दिल्ली आया था ना. तो 19 का पेपर थोड़ा आसान नहीं लग रहा, सारे क्वेश्चन तुरंत. लेवल 2 के थोड़ा टफ होते हैं. मैं लेवल 1 का भी डिस्कस कर रहा हूँ, लेवल 2 भी डिस्कस करें. लेवल 2 भी इस बार 19 में ज़्यादा टफ पूछा नहीं था. बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सी. The dimension of Arrhenius pre-exponential factor is reciprocal of time. Arrhenius इक्वेशन क्या होता है? K is equal to, ठीक है. ये Arrhenius ने इक्वेशन बताई थी, ठीक है. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसकी बात कर रहे हैं अब? एक ही. तो एक तो थ्योरी ये थी काइनेटिक्स की,
दूसरी थ्योरी कौन सी थी? उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? k इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर, जहां पे जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप सॉल्व करते हो तो जेड को भी आप आगे लिख सकते हो, तो शायद आपने लिखा हो तो पाई ए बी स्क्वायर, नहीं आपने नहीं लिखा होगा, सिग्मा पाई ए बी स्क्वायर इंटू एन ए स्टार इंटू एन बी स्टार समथिंग इस तरह से आपका चला जाएगा इंटू वी एवरेज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी बायोमोलिकुलर कोलिजन माना जाता है, यहाँ पे ए एक गैस से बी दूसरी गैस से। सिंस अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, ये चीज़ जो मैंने लिखी है, तो ये आपको एडवांस में ऐसे कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करके ही दिया जा सकता है। एक्चुअली काइनेटिक्स में 3 थ्योरी चलती हैं। सबसे पहले आई थी आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको इसमें बस बता रहा हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले आर्हेनियस ने एक क्वेश्चन बताई, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा था कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही क्यों चाहिए। तब कोलिजन थ्योरी आई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि इतनी एनर्जी ई टू द पावर माइनस ई बाई 8, इतनी एनर्जी अगर होगी तो कंपाउंड बनेगा। उन्होंने कोलिजन के बेसिस पे बताई थी, ये दूसरी थ्योरी थी, बट इसमें भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे। और जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं या आप अपने फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। थोड़ा सा आप नाम शायद सुना हो, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये एक्चुअली में लेटेस्ट थ्योरी और सबसे मॉडिफाइड सबसे सही थ्योरी है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस 1 और 2 है, ठीक है। और ज़्यादातर सवाल फर्स्ट से ही पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड में मैंने अभी जैसे इक्वेशन लिखी तो उनको बताना पड़ जाएगा, इसलिए सेकंड उतना लोड नहीं देते, फर्स्ट पे ज़्यादातर सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक काइनेटिक्स आप लोग का काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए कहाँ थे हम? नेक्स्ट, या बताइए प्लीज, टेल मी द आंसर। दिल्ली, ओके। जिसने दिल्ली बोला उसको रियलाइज हुआ कि K3PO4 that will give how many ions? 4. K3PO4 4 ions देगा। या दैट इज आई थिंक सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आइडिया लग जाता। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेसिस पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आयंस इसमें है 4, 3, 2, और ये पार्शली टूटता है, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ठीक है। इट विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो आई थिंक दैट इज ए गुड क्वेश्चन। अगेन सवाल अब आसान इसलिए लगता है क्योंकि आपको अच्छे से पता है थ्योरी, नहीं पता है तो टफ लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, गो, बताइए क्या आएगा? फुल रेंज, ऐसा क्यों? एक्चुअली में दैट इज बिट रॉन्ग, थोड़ा सा गलत किया उसमें। एक्चुअली इसमें डबल बॉन्ड भी आता है और सिंगल बॉन्ड भी आता है कार्बन का। पेंटागन हेक्सागन में जब इसको स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं, इन दैट केस, तो उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या, डबल बॉन्ड होता ही है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड भी होता है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड, हाँ, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड, तो आंसर इज फुलरीन। अगर मान लो C80 होता तब इसको फुलरीन कहते क्या? या एक्चुअली में इट इज अगेन अ फुलरीन, बट बकमिंस्टर फुलरीन नहीं है। इनको जो कहा जाता है दे आर नोन एज बकी बॉल्स,
या कॉल्ड एज बकी बॉल्स। C80 हो, C120, C60 को छोड़ के कोई भी उसको बकी बॉल्स कह देते हैं, ठीक है। बट बकमिस्टर ने C60 को पर्टिकुलरली बताया था, डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनके नाम पे, उनका जो आर्किटेक्चर है उसके नाम पे बकमिस्टर फोल्डिंग्स कहा जाता है। तो दिस इज, आई थिंक दैट इज डन। चारकोल कार्बन का एलोट्रॉप है या नहीं है? चारकोल कार्बन का एलोट्रॉप होता है या नहीं होता है? चारकोल नहीं होता। कितने एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के? बस ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। गलत है। कार्बन के 2 एलोट्रॉप होते हैं एक्चुअली में। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा ही, 2 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं ना, दैट इज ट्रू, क्रिस्टलाइन कार्बन के होते हैं, दैट इज ग्राफाइट, डायमंड एंड फुलरीन, ये सारे क्रिस्टलाइन कार्बन है, ठीक है। एमॉर्फस के कई टाइप्स हो सकते हैं। एक्चुअली मैं 3 टाइप्स ही मेनली बताता हूँ। कई बार कोल बोलते हैं, कोल को कहा जाता है, नहीं तो कोक, क्योंकि कोक प्योर फॉर्म होता है, तो कोल ये लिखो या कोक लिखो। मैं कोक प्रेफर के यहाँ पे मैं कोल बताता हूँ, क्योंकि कोक आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता है, नेचुरली नहीं मिलता। तो एक कोल एमॉर्फस फॉर्म हो गया। इसके अलावा चारकोल भी होता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज में लैंप ब्लैक निकलता है, वो भी एमॉर्फस एलोट्रॉप ही है कार्बन का। चारकोल इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। टोटल 6 मैंने बताए, ग्राफाइट, डायमंड, फुलिन। आपने एक्चुअली मुझे क्रिस्टलाइन के बताए थे, एमॉर्फस वाला पार्ट आपने मिस किया था। हाँ, एमॉर्फस भी तो एलोट्रॉप हो गई ही ना। एलोट्रॉप मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। बस ये 3 ही है। ये टोटल 6 क्लासिफिकेशन किया गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया गया है, या आई थिंक लाइन में कहीं मेंशन किया गया है, बट ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट ये 6 होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं नहीं लिखा है तो मेंशन कर लो, ध्यान रहेगा। क्योंकि आप पूछने के लिए तो ये भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली मुझे डर होता है, ये चीज़ बताता है इसलिए, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मुझे डर रहता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? चलो, okay, this is a question from the polymer part, nylon 2, nylon 6. Skipping it. Okay, this one. Give me the answer. Next. तो आंसर बॉम्बे मान लेते हैं। किस चैप्टर का सवाल है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल होता है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है इन मॉल्टन स्टेट। एग्जाम्पल बताओगे कोई एक? सबसे पॉपुलर तो यही है हमारा फेवरेट। टेक टाइम, थोड़ा समय लेना, आराम से बताना। कि रुको रुको मुझे, अच्छा हाँ, सरफेस आपने नहीं पढ़ा ना अभी? ओके, तो अभी लीव करते हैं इसको। वैसे ज़्यादा कोई था नहीं, बट कोई और मेथड से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। डॉक्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ना, ये भी नहीं हो पाएगा। सॉल्वेट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। ओके, दिस कैन बी सॉल्व्ड। ये अच्छा सवाल है, प्लीज टेल मी। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। बॉम्बे, ओके ओके। बाकी लोग
टेक योर टाइम। श्वेता आपने आंसर बताया ना? ओके, बॉम्बे, ओके, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, दैट इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो यार दैट इज ट्रू, सबसे ज़्यादा बेसिक तो ये होगा क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा। यहाँ पे मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लगेगा थर्ड में? यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा मिथाइल का? हाँ बताओ। हाँ तो फर्स्ट का तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में। तो फर्स्ट तो आप डिसाइड कर लो कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर कैन बी ए और बी, सी डी नहीं हो सकता। अब ए और बी में डिसाइड करना है, ठीक है? तो सेकंड में तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। थर्ड में तो कौन सा इफेक्ट है सी एस थ्री का? सी एस थ्री का इफेक्ट प्लस एम, तो एम के लिए तो लोन पेयर चाहिए, प्लस एच आएगा, प्लस एच एंड प्लस आई। आई से कभी गलती से भी मत देखना। सबसे पहले हमेशा जब भी चेक करते हैं आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? स्टेरिक, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले स्टेरिक देखा जाता है, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट। फिर एरोमेटिसिटी देखा जाता है, ठीक है, स्टेरिक फिर एरोमेटिसिटी। फिर आप लोग जो चेक करते हैं रेजोनेंस, मतलब प्लस एम माइनस एम लिख दूं चलेगा? इसके बाद प्लस एच माइनस एच एंड उसके बाद ठीक, ठीक है। नो बाउंड रेजोनेंसेस। माइनस वाला सिर्फ CCl3 में एग्जिस्ट करता है और कहीं नहीं। हाँ, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन CCl3 में सिर्फ एग्जिस्ट करता है और किसी में नहीं करेगा। और ये वीक होता, बिल्कुल, अब प्लस से वीक होता है, ये भी बात पता है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को माइनस एच कहते हैं और किसी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? हाँ बताओ, अच्छा पूछो ना। अब मुझे एग्जांपल बताओगे तब मैं बताना ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा आपको बताने में। बट स्टेरिक चेक आप मुझे एग्जांपल दिखा देना, मैं बता दूंगा। एक्चुअली में जनरली 3 चीज़ों में नहीं लगता स्टेरिक, जो हम लोग पढ़ाते हैं तो उस समय बोलते हैं OH में नहीं लगता, F में नहीं लगता और NH2 में नहीं लगता स्टेरिक। नहीं, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो हमें लगता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस लगना चाहिए, बट साइज इतना छोटा है रिपल्शन नहीं करेगा। लेट्स से मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? तो सिली से एग्जांपल है बट आप समझ जाओगे। मान लो आपका रूम है, रूम में आप इंटर करते हो, ठीक है? इंटर कर जाओगे, ऑब्वियसली रूम से आते जाते रहते हो। अब मैं क्या करता हूँ, जू से एक हाथी लेके आ जाता हूँ, हाथी को सामने गेट पे खड़ा कर देता हूँ आपके, उसके बाद आप इंटर कर सकते हो क्या? ऐसा क्यों? रास्ता ब्लॉक हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाथी का साइज बड़ा है। अब हाथी के यहाँ पे छोटा सा पपी ला के रख दूं, क्रॉस कर सकते हो? तो ये 3 पपीज हैं छोटे छोटे, और इसके अलावा जो भी हो, बल्कि हाथी सूमो उस तरह का हो जाएगा। तो मैं इन तीनों को बोलता हूँ एक्चुअली में। जैसे मुझे, हाँ, अगर मुझे परेशान करना होता ना, आपको थोड़ा टफ करना होता सवाल में ना, तो मैं एक 5th ऑप्शन और डाल देता। ये कहाँ जाता ऑर्डर में? बी आंसर था ना, ये कहाँ जाता?
5th 3 के श्वेता आप बताओ जरा सा। लास्ट में आता स्टेरिक रिपल्शन इसमें है, ये थोड़ा अजीब सा रिपल्शन है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन कहते हैं इसको, SIP। आपने बताया होगा सर ने, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो वो लीस्ट बेसिक होता है, ये स्टेटमेंट आपको पक्का लिखवाया गया होगा, ठीक है, ये लीस्ट बेसिक होता है। प्लीज इसको आप एक बार चेक करिएगा आप, ये लीस्ट बेसिक होता है। टर्म मैं बोल रहा हूँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन, नहीं ये टर्म नहीं पढ़ाओ बट ये जरूर पढ़ा होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन के अगर कोई ग्रुप लगा हो वो लीस्ट बेसिक होगा, ये पढ़ा होगा। टर्म्स तो हो सकता है नहीं पढ़ाओ बट ये चीज जरूर पढ़ी होगी, इट इज द लीस्ट। हाँ टर्म ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। प्रोटोनेशन कभी भी एनिलीन दे रखा हो उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो लीस्ट बेसिक होता है, ये बात आप दिमाग में बैठा लें, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इट इज द लीस्ट बेसिक, ये कभी नहीं भूलना। रीजन बताऊं क्या? कोई भी ग्रुप, हाँ एक्चुअली में वो 3 छोड़ दो, हाँ रीजन बता रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब तो बेसिसिटी को जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली में OH डाल कर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। आप जब भी ऑर्डर लिखते हैं ना तो आप सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स रखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो। ये लिस्ट क्यों होगा पहले वो मैं बता देता हूँ। मैंने अभी बताया NH2OH और F में कभी स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता, साइज छोटा होता है। क्या क्या नाम लिए थे मैंने? एक बोला था NH2OH F, तो यहां पे कौन सा ग्रुप लगा है? NH2। लेकिन बेसिक होने का मतलब क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना, यस। तो होता क्या है, अगर वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो NH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NH3 पॉजिटिव एंड दिस इज CH3, ठीक है। मैंने NH2OH और F बोला था, NH3 पॉजिटिव बोला था क्या? नहीं ना, इस ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, ये प्लेन से बाहर चला जाता है, ठीक है। और आपको ये बात पता, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0 होती है। अब उस पर पॉजिटिव चाहे हाईली अनस्टेबल है और रेजोनेंस हो नहीं सकता, तो इसीलिए प्रेफर नहीं करता H+ लेना, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज लीस्ट बेसिक। क्योंकि अगर वो ले लेगा तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट बेसिक, ठीक है। ये आपको आपने सॉल्व किया था, ये JEE एडवांस का सवाल रहा है, ठीक है, ये एडवांस में मिला होगा आपको। तो अभी मेंशन कर लो, इफ यू वांट प्लीज मेंशन कर लो। चाहो तो मैं स्टेटमेंट लिखवा दूं क्या SIP का? तो चलो मैं राइट डाउन द हेडिंग, एक हेडिंग ही लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। आप GOC में जहां भी आपने पढ़ा होगा ना, अगर आपके पास स्पेस है तो लिख लेना, राइट डाउन द हेडिंग SIP। मैंने टर्म बोला होगा, सर ने शायद टर्म नहीं बोला होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। स्टेटमेंट ये रहेगा, whenever a group is attached at the ortho position
ortho position of aniline of aniline it is least basic. It is least basic. It is least basic. थोड़ा आगे लिख लेंगे. रीजन क्या है इसका? बिकॉज if it acts as a base, if it acts as a base, it will form NH3 positive, which will go out of the plane due to steric repulsion. This phenomena is known as SIP. This is known as SIP. This is known as SIP. याद क्या रखना है आपको? एनिलीन का ऑर्थो लीस्ट बेसिक. इस चीज को बस याद रखना, कभी तकलीफ नहीं करेगा. ठीक है. दो लगाओ तो ज्यादा हो गया. दो लगाओ या एक लगाओ, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा. एक लगाओ तब भी, दो वाला बोल रहे हो तो दो वाला भी लिख लो. दो तो और ज्यादा ही रिपेल करेगा ना. ठीक है. दोनों. ये जो मैंने मेथड बताया है, इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में. काफी ज्यादा फायदा देता है. ठीक है. NH2OH और F को जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए हाँ उसके लिए भी अप्लाई करेगा. लेकिन कभी आपको देता नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होता है, तो तंग नहीं करते आपको. जब अगर NH2 के साथ OH देगा तो उसको ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाएंगे. तो OH के साथ वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पैरा के साथ इंटर और मेटा के साथ नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ. तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता. बट हाँ अभी बोलोगे तो हाँ उसके लिए भी अप्लाई करेगा. स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसको अप्लाई करना. कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना, पुराने आपको मिल जाएंगे. नहीं हुआ तो जो मैं स्लाइड्स भेजूंगा 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे आपको डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. कितने गए हम लोग? या वी हैव टू गो बैक. यार क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था ये तो बहुत आसान था. दैट वाज वेरी इजी. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए. एक मिनट. कुछ क्वेश्चन अगर बचे हैं, अगर टाइम का इशू हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा. यू कैन टेल मी. जब तक आप लोग पढ़ रहे होगे तब तक मैं पढ़ा दूंगा. ठीक है. अगर आपको दिक्कत होगी, टाइम का थोड़ा इशू हो, लेट मी नो. मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें. ठीक है. तो मैं लेवल 1 कंप्लीट कर लेता हूँ. शायद 1 या 2 क्वेश्चन बचे. लेवल 1 वाइंड अप करता हूँ. या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 1. इसको कर लेते हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है. उसका लेवल 2 के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूंगा. अब पिछली क्लास का जो एक था वो भी ले लूंगा साथ में ही. प्लीज बता दें इसका आंसर.
ओके, पहले इसको साफ करते हैं आप। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द pH। आई थिंक याद होगा ये तो। कौन है सिंपल वाला? कौन है सिंपल वाला? किसने बोला? अकेला आपने? चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl का प्रोडक्ट क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में? बताओ। इसका तो आसान था, ये तो आपने एग्जाम में कर रखा होगा। मतलब इसमें OH माइनस प्रोड्यूस होता है, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक मेथड है, ठीक है। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का रिडक्शन होता है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, चलिए बताइए, वेरी डाइल्यूट लेते तब क्या होता है अखिल? तो फिर H प्लस तो टेंस टू -7 ही होता है H प्लस, वो तो चीज ना होने वाला। मुझे बस ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा NaCl में, बस ये बता दो। रिडक्शन तो ऑब्वियसली आपको पता है किसका होगा, वाटर का। चलिए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये सवाल है। Cl माइनस का होगा क्या इस केस में? इस केस में नहीं होता, वाटर का ही होता। बिल्कुल, एक्चुअली में जो मैंने लिखा है इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, जिसमें मैं NaCl नाम मात्र का डालता हूँ इन लिटिल अमाउंट सो दैट ये कंडक्टिविटी आ जाए। इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे केसेस भी बना के इसके आपने पढ़े होंगे। आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका काफ़ी सही है। क्वेश्चंस तो आपको दिख गया। लेवल 1 के क्वेश्चंस हार्डली केमिस्ट्री में इट विल टेक 30 सेकेंड्स, ठीक है। हो सकता है एक्सेप्शनल 1-2 सवाल हो जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगे, बट लेवल 1 तो KPI का आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेवल 2 के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होते हैं, तो वी विल डिस्कस द लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ 2019 इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई विल सेंड यू द PPT and give them some add-on question of that SIP. Okay? So should we stop? Okay, enjoy. Bye.